नमस्कार। आदिकाल का जो भाग नंबर 1 हमने पढ़ा था, जो पहला वीडियो था आदिकाल से संबंधित, उसमें हमने आदिकाल का नामकरण और आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां पढ़ी थी। नामकरण में हमने 4-5 मुख्य मुख्य विद्वानों ने जो नामकरण आदिकाल के सुझाए थे और उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत था, आदिकाल नाम उन्होंने रखा था, उनको सहर्ष सभी के द्वारा स्वीकार किया गया। ये हमने चर्चा का विषय हमारे लिए रहा था। उसके बाद में हमने सामान्य प्रवृत्तियां जो 8-10 पढ़ी थी, और अब आदिकालीन साहित्य जो हम पढ़ेंगे। और आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हमने आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि हमने तैयार की थी, उसमें हेडिंग वगैरह तैयार की थी कि आदिकालीन साहित्य में हम कौन कौन सा साहित्य पढ़ेंगे। उसमें हमने पढ़ा था कि हम बौद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे, नाथ साहित्य के बारे में जानेंगे, हम रासो साहित्य और रास साहित्य के बारे में जानेंगे। देखो, रासो और रास दोनों ही अलग विधाएं हैं। रासो शब्द है वो अलग है और रास साहित्य है वो अलग है। ध्यान दें, ये रासो और ये रास। रास तो क्या, जैन धर्म की जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य की एक परंपरा है। साहित्य जैन साहित्य की एक परंपरा है जिसको कहा जाता है रास परंपरा। और रासो जो शब्द है ये मूल रूप से वीर गाथात्मक रचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। हाँ, एक छोटा सवाल यहाँ बनता है आपके, चूंकि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखो, रासो शब्द की उत्पत्ति 3-4 मत है। कई विद्वानों का मत है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से हुई है। ये मत जैसे गिरियसन ने भी माना था। गिरियसन ने कहा था कि प्राचीन राजा महाराजा होते थे, वो राजसूय यज्ञ करते थे, तो इसी राजसूय यज्ञ, इसी राजसूय शब्द से रासो शब्द बना था। इसके अलावा आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी थी, वो मानी थी रसायन शब्द से। उन्होंने माना था कि रसायन जो शब्द है उससे रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वानों ने माना, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना कि भाई रास, रऊ से रास, रस शब्द बना और रस से रासो बना। लेकिन हमें पढ़ना है कि सर्वमान्य मत क्या है। रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर जो सर्वमान्य मत है वो ये है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। रासक वैसे एक संदेश रासक, उन्होंने एक प्रमाण भी दिया था। अब्दुल रहमान की किताब का नाम है, अब्दुल रहमान के ग्रंथ का नाम है संदेश रासक। एक विरह काव्य है संदेश रासक। इसी खंड काव्य के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था कि इसी रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है और यही सर्वमान्य मत। ध्यान दें, ये छोटा लघुतरात्मक सवाल बनता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में समझाइए। आप सबसे पहले कहेंगे गिरियसन ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है, वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि नागरिक प्रचारण सभा है या कवि राजा श्यामल दास है, उन्होंने एक नाम सुझाया था रहस्य। उन्होंने कहा था, काशी प्रसाद जायसवाल है, उन्होंने कहा था कि रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन कुल मिला के हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है वो सर्वमान्य मत है। उन्होंने माना कि रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले छोटा सवाल बनता है, ऐसे रासो शब्द की उत्पत्ति आप 4 लाइनें लिखेंगे। नंबर 1, रासो शब्द की उत्पत्ति गिरियसन के अनुसार राजसूय शब्द से हुई है। नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रसायन शब्द से हुई है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा, या हम कहेंगे कि कवि राजा श्यामल दास के अनुसार रहस्य शब्द से। और इसके अलावा सर्वमान्य मत है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और यही सर्वमान्य मत है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। और उन्होंने जो प्रमाण दिया वो प्रमाण दिया था आपके संदेश रासक, एक पुस्तक है संदेश रासक, एक खंड काव्य की पुस्तक है संदेश रासक, और इसके जो लेखक है वो है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की पुस्तक में जो रासक शब्द आया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना कि इसी रासक शब्द से ही रासो शब्द बना है, और ये रासो शब्द जो बना है यही आपके सर्वमान्य मत, हम इसको कहेंगे सर्वमान्य मत। ये सभी विद्वानों ने ध्वनि मत, एक ध्वनि से मान लिया कि हाँ, रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है, रासक शब्द से हुई है। इसको आप थोड़ा नोट करें, छोटा प्रश्न अच्छा बनता है।
इस पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। संदेश राशक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है, अब्दुल रहमान ने लिखी थी संदेश राशक पुस्तक। अब इसके बाद में आपकी हेडिंग रहेगी, वो रहेगी रासो साहित्य। पहला हम शुरुआत करेंगे रासो साहित्य से। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको देखने में आसानी हो। रासो साहित्य, अगर हम रासो साहित्य की बात करें तो ध्यान दें, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बारह कृतियां, उन्होंने 12 कृतियां, जिसमें 4-5 रासों की पुस्तकें हैं, विद्यापति की पदावली है, कुछ 12 कृतियां जिसके आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। तो ये वीर गाथा काल कहा था, वो किस आधार पर कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल का नामकरण दिया था वीर गाथा काल, वो दिया था 12 कृतियों के आधार पर। उसमें लगभग रासो ग्रंथ आते हैं। देखो पहले थोड़ा परिचय ले लेते हैं कि कौन कौन से रासो ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करें तो खुमान रासो, एक नाम आता है खुमान रासो। खुमान रासो जो है, इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। हालांकि 9वीं शताब्दी, दलपति विजय इसके रचनाकार हैं। खुमान रासो चित्तौड़ के राजा थे, खुमान सेकंड, उनका वर्णन है। खुमान रासो दलपति विजय इसके लेखक थे, और ये रचना थी आपके 9वीं शताब्दी की। हालांकि कई विद्वानों ने इसकी रचनाकाल 17वीं शताब्दी माना, लेकिन ये 9वीं शताब्दी सही माना जाता है। इसके बाद में आता है बिसलदेव रासो। दूसरा रासो ग्रंथ है वो है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो जो है, इसके रचनाकार आपके माने जाते हैं नरपति नाले। इस बिसलदेव रासो नरपति नाले का जो रचनाकार है वो है विक्रम शताब्दी के आपके, कई जगह नल भी आता है, कई जगह नरपति नाले भी आता है। विक्रम संवत की 1212 ईस्वी इसकी मानी जाती है, विक्रम संवत है। इसके अलावा जो रचना आती है आपके परमाल रासो, परमाल रासो, इसके जो परमाल रासो का आला खंड भी कहते हैं, है ना। परमाल रासो का एक दूसरा नाम भी है आला खंड। इसके अलावा हम करेंगे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली। ये कुल मिला के 12 पुस्तकों के नाम बताए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इस आदिकाल को वीर गाथा युग कहा था। इनमें देखो सबसे महत्वपूर्ण जो रचना आपके साहित्य में है वो है पृथ्वीराज रासो। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक हम अध्ययन है वो पृथ्वीराज रासो का करेंगे। हालांकि खुमान रासो और बिसलदेव रासो ये भी महत्वपूर्ण रचनाओं में मानी जाती है, लेकिन पृथ्वीराज रासो का एक भाग है पद्मावती समय, वो आपके सिलेबस का विषय है, आपके पाठ्यक्रम का विषय। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा लिख लें इसको, एक ही चीज लिखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर आदिकाल की 12 कृतियों के आधार पर इसका नाम वीर गाथा काल रखा था। उसके बाद में हम इसकी आगे की बिंदु में चर्चा करें। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है, इसके लेखक थे चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई, कई जगह चंद्र बरदाई ई नाम भी है। चंद्र बरदाई इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार है। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पहला इसको बनेगा, इसको आप हिंदी का प्रथम महाकाव्य कह सकते हैं। और इसमें कुल मिला के आप देखेंगे कि गुणसत्तर 69 समय है। यहां समय का तात्पर्य यह है कि इसमें 69 अध्याय है।
69 है वो क्या है? अध्याय, पार्ट है, भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, अध्याय 1, अध्याय 2। वहाँ अध्याय जो नाम है उसकी जगह समय शब्द प्रयोग किया गया है, समय 1, समय 2, समय 3, तो वहाँ अध्याय शब्द यूज नहीं किया गया है। जहाँ अध्याय होना चाहिए, पाठ होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, भाग होना चाहिए, वहाँ उन्होंने समय, तो पृथ्वीराज रासो वो समयों में लिखा गया है। एक इस पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। तो ध्यान दें, 68 प्रकार के छंदों का जब इसमें प्रयोग किया गया है तो इसका 68 प्रकार के छंद है इसके अंदर, इसलिए एक इसका उपनाम हो जाता है, इसको बोला जाता है छंदों का अजायब घर। छंदों का अजायब घर, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छंदों का अजायब घर, म्यूजियम छंदों का, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे ये। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस पृथ्वीराज रासो में हम याद करने योग्य होती है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हालांकि ये प्रबंध काव्य है, इसका काव्य रूप है वो आप लिखें प्रबंध काव्य, और इसकी जो शैली है, देखो जैसे मैंने पीछे चर्चा की आदिकाल में डिंगल और पिंगल दो शैलियां प्रचलित थी, लेकिन ये भाट चंद्रबरदाई एक भट्ट था, भाट था, तो भाटों की शैली थी पिंगल शैली, तो सीधी सी बात है ये डिंगल में नहीं पिंगल शैली में लिखा हुआ काव्य चंद्रबरदाई भाट थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे, और एक उक्ति प्रसिद्ध, देखो हम यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है, और एक तारीख याद रखनी है, वो तारीख है 1168। 1168 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, और इसी साल 1168 में ही इसी चंद्रबरदाई का जन्म भी हुआ। पहले पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ 1168 में, और 2 नंबर बिंदु की बात करें तो चंद्रबरदाई का भी जन्म 1168 में हुआ था। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार गजनी में ही एक शब्द भेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को मारा गया, और उसके बाद में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने कटार मारकर हत्या कर ली थी एक दूसरे की। तो एक उक्ति इसमें लिखी गई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उक्ति आपको याद रखना है, और वो उक्ति ये है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण, ये उक्ति ध्यान रखना। यहाँ एक थाल जन्म और एक थाल मरण का आशय क्या है कि एक ही स्थान, एक ही समय पर जन्म और एक ही समय पर मरण। 1168 ईस्वी में ही दोनों का जन्म हुआ, अब दोनों में कौन आएगा? पृथ्वीराज चौहान आएगा, चंद्रबरदाई, दोनों का एक ही साल में जन्म हुआ और एक ही साथ में दोनों की मृत्यु हुई। तो एक थाल जन्म और एक थाल मरण किसके बारे में कहा जाता है? तो इनके बारे में कहा जाता है। ये उक्ति बड़ी फेमस है, एक थाल जन्म और एक थाल मरण। तो यहाँ कौन है एक थाल जन्म और एक थाल मरण में? पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई। एक बार इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद में हम इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें और है उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में देखिए आगे का। अब हम बात करें कि पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया वो प्रामाणिक है। नंबर 2 अप्रामाणिक है या प्रमाणिक है भी नहीं भी, जिसको हम बोलेंगे ये आपका एग्जाम में सीधा सीधा सवाल है। पृथ्वीराज रासो एक प्रमाणिक ग्रंथ है, समझाइए। पृथ्वीराज रासो एक अप्रामाणिक ग्रंथ है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। पृथ्वीराज रासो आप प्रमाणिक, अप्रामाणिक या अर्ध प्रमाणिक, आप पृथ्वीराज रासो को किस श्रेणी में रखेंगे बताइए। तो देखो प्रमाणिक है, अप्रामाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पृथ्वीराज रासो को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है
वो जाता है आपके किसको, कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड जो थे वो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को प्रकाश में लेके आए, और उन्होंने सबसे पहले ये साबित किया कि पृथ्वीराज रासो है वो एक प्रामाणिक ग्रंथ है और इसकी ये प्रतियां। उसके बाद में एक विद्वान हुए, अंग्रेज विद्वान डॉक्टर बुलर। डॉक्टर बुलर, इन डॉक्टर बुलर को जैसे मैंने पीछे की वीडियो में बताया कि जयानक द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की एक प्रति मिली, जिसके अंतर्गत की घटनाएं, जिसके अंतर्गत की तिथियां, जिसके अंतर्गत की तारीखें बिल्कुल इतिहास की तारीखों से मेल खाती हुई नजर आई। और बुलर महोदय ने इस प्रमाणिक माने जाने वाले ग्रंथ को अप्रमाणिक ठहराने के लिए अपनी सामग्री प्रस्तुत कर दी, और फिर विद्वानों का एक धड़ा तैयार हुआ इसको प्रमाणिक मानने के लिए, एक धड़ा तैयार हुआ इसको अप्रामाणिक मानने के लिए, और कुछ धड़े संशय में रहे, कुछ लोग संशय में रहे कि क्या माने, प्रामाणिक माने या अप्रमाणिक माने। अब आपको यहाँ सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लगभग 5-6 विद्वानों के नाम याद रखने जिन्होंने इस ग्रंथ को प्रमाणिक माना। देखो, अगर प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है सबसे पहले, तो प्रकाश में लाने का श्रेय सबसे पहले है कर्नल जेम्स टोड को। तो सीधी बात है, प्रमाणिक मानने वालों में प्रथम नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड के बाद में दूसरा नाम जिन्होंने प्रमाणिक माना है वो है जॉर्ज गिरियसन। इन्होंने भी इसको प्रमाणिक माना। इसके अलावा नाम आता है जिन्होंने प्रमाणिक माना मिस्र बंधु, मिस्र बंधु। ये जो विद्वान थे इन्होंने इसको प्रमाणिक माना था। इसके अलावा कई नाम आते हैं, जैसे श्याम सुंदर दास है, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, ये महत्वपूर्ण नाम रहेगा भाई, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इन्होंने प्रमाणिक मानने के लिए अपना कुछ तर्क भी दिया। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो थे इन्होंने नंद संवत की कल्पना की थी, जो कि 90 वर्ष नहीं है। नंद संवत, नंद संवत का अर्थ था 90 वर्ष नहीं, मतलब जो तारीखें इसमें दी गई थी उसमें 90 वर्ष कम करने के लिए उन्होंने कहा। और अगर पृथ्वीराज रासो की तारीखों में 90 वर्ष कम किया जाए तो इतिहास की वास्तविक तारीखों से ये बिल्कुल मेल खाता है। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने भी इसको प्रमाणिक मानने के पक्ष में कई तर्क दिए थे। श्याम सुंदर दास का भी नाम आता है, गारसादे तोसी का भी नाम आता है, ग्राउज का भी नाम आता है, मोहन सिंह का भी नाम आता है। इसके अलावा आपके मथुरा प्रसाद दीक्षित का भी नाम आता है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का भी नाम आता है, विपिन बिहारी त्रिवेदी का भी नाम आता है। अब मैं ये कहूँ कि अग्रचंद नाहटा का भी नाम आता है। तो इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं, आप 5 नाम याद रखें जो प्रमाणिक मानते हैं। इसके अलावा जिन्होंने प्रमाणिक मानने से इनकार कर दिया था, उसमें देखो सर्वप्रथम नाम आएगा, वो आएगा डॉक्टर बुलर। डॉक्टर बुलर ने पहली बार पृथ्वीराज विजय की जो प्रति खोजी थी और ये माना कि इसकी तारीखें बिल्कुल सही है, तो फिर पृथ्वीराज रासो की तारीखें सही क्यों नहीं है। इसके बाद में डॉक्टर बुलर के बाद में अगर बात करें तो फिर नाम आएगा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो बिल्कुल कह दिया कि ये जाली ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा भी नाम आता है आपके गौरी शंकर ओझा, भारतीय लिपिमाला के रचनाकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा पूरा नाम है इनका। गौरी शंकर ओझा। डॉक्टर बुलर सबसे पहले इसको अप्रमाणिक सिद्ध करने वाले व्यक्ति थे। आचार्य शुक्ल ने बिल्कुल जाली ग्रंथ बताया इसे। गौरी शंकर ओझा ने भी इसको प्रमाणिकता मानने से मना कर दिया था। इसके अलावा आपके नाम आएगा मुंशी देवी प्रसाद का भी नाम आता है, और मुरारी दान का भी नाम आता है। एक बड़ा नाम आता है कवि राजा श्यामल दास का, एक मुरारी दान का नाम याद रख सकते हैं, मुरारी दान। और एक नाम आता है कवि राजा श्यामल दास। ये इसको अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान थे, और जिसको अर्ध प्रमाणिक माना कि आधा प्रमाणिक है आधा नहीं है।
इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है, नंबर 1 आता है सुनीति कुमार चटर्जी का। ये नाम आप याद रखें, सुनीति कुमार चटर्जी का नाम आता है। इसके अलावा मुनि जिन विजय का नाम आता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सामने साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा में और उस समय की प्रवृत्तियों और तर्कों को काटने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुनौती देने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। उन्होंने जितनी भी मान्यताएं थी उन्होंने जबरदस्त चुनौतियां दी थी, और उनको चुनौती को स्वीकार करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं हुआ करती थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको सुख सुखी समाज से इसकी शुरुआत मानते हुए इसको अर्ध प्रमाणिक माना, और लगभग इसको अर्ध प्रमाणिक ही माना जा सकता है। अगर पूछा जाए कि आप पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानेंगे अप्रमाणिक मानेंगे तो अर्ध प्रमाणिक मानेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार हम सहमत हो सकते हैं कि इसकी कुछ घटनाएं काल्पनिक है और कुछ घटनाएं ऐतिहासिक भी है। अर्थात ये ग्रंथ न तो पूर्णतया प्रमाणिक है और न ही बिल्कुल जाली है। लिखा तो गया है, ये इसमें कोई शक नहीं है, और इतना जैसा का जैसा बिल्कुल पूरा का पूरा सच लिखा गया है ये भी नहीं है। तो आप इसको मान सकते हैं कि ये ग्रंथ है वो क्या है, अर्ध प्रमाणिक है। ये तीनों चीजें आप लिखें, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके आगे हम पढ़ते हैं बिसलदेव रासो। दूसरा रासो ग्रंथ है बिसलदेव रासो। अब छोटे छोटे तथ्यात्मक विवरण देना। बिसलदेव रासो, इसके लेखक है नरपति नाले। नरपति नाले बिसलदेव रासो अजमेर के चौहान नरेश बिसलदेव और आपके परमार वंशीय राजा भोज की कन्या राजमती, इनका जो विवाह का वर्णन इसमें 4 भागों में किया गया है। एक तो इसमें हिंदी का प्रथम 12 मासा का प्रयोग हुआ है। इसकी रचना काल आप देख सकते हैं विक्रम संवत 1212 है, 1212 ये इसका रचना काल है। विक्रम संवत 57 वर्ष आगे आप कम कर सकते हैं, यानी लगभग 57 वर्ष 1212 से कम करेंगे तो 1155 पाएंगे। ईस्वी की बात करेंगे तो 1155 ईस्वी की ये रचना है। तो 1212 विक्रम संवत में लिखा गया था ये ग्रंथ। और इसके बाद में इसके अंदर अगर हम कहेंगे तो एक तो ये वीर रस प्रधान था, कौन, पृथ्वीराज रासो, और ये जो है ये श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान है। और इसमें कौन किसका वर्णन है, इसमें एक तो अजमेर के चौहान नरेश है, कौन, बिसलदेव चतुर्थ, और परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती। ये 4 भागों में लिखा गया काव्य है, जिसमें हम कहेंगे पहला तो बिसलदेव और राजमती जो है इनके विवाह का वर्णन है। फिर किसी बात पर बिसलदेव है वो राजमती से नाराज हो जाता है और उड़ीसा चला जाता है। तो दूसरे पहले भाग में तो इन दोनों के विवाह का वर्णन है, और दूसरे भाग में राजा का उड़ीसा जाने की कथा है। राजा उड़ीसा चला जाता है रानी से नाराज होकर। दूसरे भाग में उड़ीसा जाने की कथा, उड़ीसा कौन जाता है, बिसलदेव। तीसरा जो भाग है, इस तीसरे भाग में उड़ीसा से वापस आने की कथा है, और चौथे भाग में राजमती और बिसलदेव के मिलन की कथा है। इस तरह से ये 4 भागों में है और बिसलदेव रासो। एक तो ये वीर रस प्रधान नहीं है, श्रृंगार प्रधान है। एक इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो ये भाषा इसकी लगभग राजस्थानी मानी जाती है। इसकी भाषा
राजस्थानी मानी जाती है। और ये वीर रस प्रधान नहीं है, ये श्रृंगार रस प्रधान है। और पहली बार किसी महाकाव्य में 12 मासा यानी 12 महीने में जो ऋतुएं आती है, तो 12 मासा की 12 महीनों की समस्त ऋतुओं का वर्णन इस आपके विषम देव रासों के अंतर्गत मिलती है। एक बार इसको आप लिख लें। हाँ, इसके बाद में एक छोटा सा और लिख लें, तीसरा लिख लें विजयपाल रासो। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, विजयपाल रासो में लिखना है नल सिंह भट्ट। इसके रचनाकार थे नल सिंह भट्ट। ये तीसरा लिख लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। विजयपाल रासो लिखा गया, नल सिंह भट्ट है। अपभ्रंश साहित्य में ये मूल रूप से लिखा गया। और इसके अंदर एक राजा विजयपाल और एक राजा पंग के मध्य एक युद्ध का वर्णन मिलता है। तो एक तीसरा नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे वाला पढ़ते हैं। तीसरा आता है, चौथा इसके बाद में कुमार रासो। कुमार रासो के रचनाकार आप थोड़ा लिखने की जल्दी रखें, दलपति विजय है। ये कुमार कोई नहीं है, चित्तौड़ का राजा है कुमार सेकंड। चित्तौड़ का राजा कुमार द्वितीय, राजा कहाँ का? चित्तौड़। भाषा राजस्थान की। अब एक चीज यहाँ से समझ में आ सकती है, विष्णुदेव राजा कहाँ का था? अजमेर का। कुमार चित्तौड़गढ़ का। पृथ्वीराज चौहान हालांकि दिल्ली का शासक था, लेकिन संबंध वो ज्यादा संबंध कहाँ का था? राजस्थान से ही था। तो कहने का मतलब अधिकांश राष्ट्र साहित्य वो राजस्थान से निकले हैं, राजस्थान के राजाओं से को लेकर अधिकांश राष्ट्र साहित्य लिखे गए। और इसमें युद्ध का वर्णन है, तो वीर रस प्रधान है। और इसकी हस्तलिखित जो प्रति है या हस्तलिखित जो पांडुलिपि है, इसकी हस्तलिखित प्रतियां हैं वो पूना संग्रहालय में संरक्षित है। पूना संग्रहालय, पूना संग्रहालय में इसकी हस्तलिखित प्रतियां लिखी गई है। और आदिकाल का जैसे मैंने बताया अधिकतम साहित्य है वो राजस्थानी प्रांत से ही आपको देखने को मिलता है। हाँ, अगर इसकी बात करें समय सीमा की, तो इसका समय था 9वीं शताब्दी। हालांकि मोतीलाल मेनारिया एक विद्वान है, मोतीलाल मेनारिया ने इसकी समय सीमा 17वीं शताब्दी मानी, लेकिन ये सही नहीं है, इसकी 9वीं शताब्दी मानी जाएगी। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसकी समय 17वीं शताब्दी हो जाएगी। अगर हम कह दें कि भाई मोतीलाल मेनारिया के अनुसार कुमार रासो की रचना कब हुई थी, तो आप मान सकते हैं मोतीलाल मेनारिया ने इसके समय है वो 17वीं शताब्दी माना है, बाकी सही एग्जैक्ट तारीख है इसकी 9वीं शताब्दी। लिख लीजिए एक बार इसको आप। इसके बाद में अगला देखिए, परमाल रासो। इसका एक नाम है आलाखंड। आला वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। वास्तव में देखें तो आला क्या है? एक लोकगीत है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लोकगीत है आलाखंड। नाम तो परमाल रासो है, लेकिन इसको कहा जाता है आलाखंड। इसके जो रचनाकार 13वीं शताब्दी के अंदर इसकी रचना हुई थी, और लिखने वाला जो व्यक्ति था, कवि था, उसका नाम है जगन। अब इसके अंदर हम कहें तो किसका वर्णन है? इसमें
चंदेल वंशी राजा थे, चंदेल वंशी राजा थे, उनका नाम था परमर्दिदेव। चंदेल वंशी राजा परमर्दिदेव का वर्णन। चंदेल वंशी राजा परमर्दिदेव, इनके दो सेनापति थे, एक का नाम तो था आला और एक का नाम था उदल। तो आला और उदल, इन दो सेनापतियों की वीरता का वर्णन परमाल रासों में है। देखो सबसे पहले इसको आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। तो यहाँ अंग्रेज विद्वान था इलियट, अंग्रेज विद्वान इलियट ने क्या किया, सबसे पहले इसको, इस इलियट ने आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया था और उसके बाद में इसको नागरिक प्रचारणी सभा में परमाल रासों के नाम से प्रकाशित किया गया। चार्ल्स इलियट ने इसको आलाखंड नाम दिया और फिर एक विद्वान थे श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ने इसको परमाल रासों के नाम से नागरिक प्रचारणी सभा में पेश किया और फिर ये अब वर्तमान में इसको परमाल रासों के नाम से जाना जाता है। हालांकि आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में कहा है, एक लाइन कही आचार्य शुक्ल ने कि यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। किसके बारे में कहा, परमाल रासों के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा था कि यह गूंज मात्र है, इसमें एक गूंज मात्र है। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परमाल रासों के बारे में कहा था कि इसमें एक वीरता की गूंज मात्र है, कोई इतना ताकतवर, इसमें इतने बड़े छंदों का प्रयोग या इतने शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया है। चार्ल्स इलियट वैसे मूल रूप से अगर पूछे कि पैसे से क्या थे, तो ये भी आप ध्यान रखें, चार्ल्स इलियट वैसे उत्तर प्रदेश में जो स्थान है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे। शोध ग्रंथों में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, इन्होंने सबसे पहले इसको आलाखंड के नाम से सामने लेकर आए, लेकिन बाद में इसको श्याम सुंदर दास के द्वारा किस नाम से प्रकाशित करवाया गया, परमाल रासो। तो सीधा सवाल ये भी आप ध्यान रखें कि आला और उदल की वीरता का वर्णन किस रासों में है, तो आला और उदल का जो वीरता का वर्णन है वो परमाल रासों के अंदर मिलता है। इसके अलावा एक छोटा सा रासों का नाम आप और याद रखें, इसका नाम आता है हमीर रासो। इसकी आप ज्यादा विवरण ना लिखें, हमीर रासो के जो रचनाकार हैं वो सारंग धराते हैं और कई जगह इसका नाम आप देखें तो जोधराज भी आता है, जोधराज या सारंगधर। हमीर रासो, सारंगधर या जोधराज। तो वैसे आला शब्द का अर्थ देखो, यहाँ दो वीरों के नाम है आला, और मूल रूप से देखिए तो आला क्या है कि एक वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक स्थानीय क्षेत्र में लोकगीत आला, तो उसके नाम से भी इसका आला खंड था। लेकिन एक जो योद्धा था परमर्दिदेव का, उसका नाम भी आला था, तो उस आधार पर हम तय नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये जो महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है, एक तो आपको ध्यान रखना परमाल रासों का लेखक कौन था, जगनी, नंबर एक। दूसरा, इसको आलाखंड के नाम से किसने प्रकाशित करवाया, तो इलियट। इलियट कौन थे, फर्रुखाबाद के कलेक्टर। आला शब्द का अर्थ क्या है, तो आला वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। इसमें वर्णन किसका है, तो चंदेल वंशी राजा परमर्दिदेव के दो सेनापति थे आला और उदल, उनकी वीरता का वर्णन है। और इसकी छंद वैविध्य और इसकी रचना शैली को देखकर आचार्य शुक्ल ने कहा था कि ये एक वीरता की गूंज मात्र है, इसमें मूल शब्द नहीं मिलते। एक बार लिखें इसको, 6 रासो साहित्य लिखें। अब इसके बाद में 7 रासो साहित्य के बाद में, हालांकि रासो साहित्य में तो ये 2-4 नाम और आते हैं, कलयुग रासो, लेकिन वो इस आदिकाल के नहीं है, तो उनका जैसे बुद्धि रासो भी नाम आता है जल्लन के द्वारा, तो इनका आप ज्यादा नहीं समझे, बड़े रूप में 7 या 8 नाम आते हैं रासो साहित्य के। यहाँ आचार्य शुक्ल की 12 किताबों की हम बात करें तो 2 किताबें और आप महत्वपूर्ण देखें। एक का नाम तो है जयमयंक, एक का नाम तो लिखें जयमयंक जस चंद्रिका, एक का नाम तो है आपके जयमयंक जस चंद्रिका, और एक किताब का इसका जो लेखक है
जयमंग जस चंद्रिका, इसके लेखक है आपके मधुकर कवि है, इसके लेखक है मधुकर कवि। इसका सिर्फ आप लिख लें जयमंग जस चंद्रिका पुस्तक किसकी है, तो मधुकर कवि की है। और एक नाम आता है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, इसका जो आपके लेखक का नाम है जयचंद प्रकाश, इसके जो लेखक थे उनका नाम था भटकेदार। ये आचार्य शुक्ल की उन 12 किताबों में आता है। 8 हो गए, यानी आप 6 तो राष्ट्र साहित्यों में से संबंधित हो गए, 2 ये हो गए, 8 कीर्ति लता, कीर्ति पताका, है ना, और खुसरो की पहेलियां। तो ऐसे कुल मिला के आचार्य शुक्ल ने 12 पुस्तकों के नाम दिए, जिसके आधार पर उसको वीर गाथा काल का नाम दिया था। तो हमने कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर राष्ट्र साहित्य को एक बार कंप्लीट कर लिया है। हाँ, 2 नाम और लिख सकते हैं आप। हम उस 12 किताबों की चर्चा अगर करें तो एक तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, और फिर विद्यापति की पदावली। तो ये 10, 11 और एक खुसरो की पहेलियां, ये तीनों ही लिखी गई है विद्यापति के द्वारा। और 12वीं पुस्तक का नाम है खुसरो की पहेलियां, और इसके लेखक हैं, हालांकि ये गद्य साहित्य में पढ़ेंगे हम, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 12 कृतियां थी जिसके आधार पर आचार्य शुक्ल ने पूरे आदिकाल को नाम दिया था क्या, वीर गाथा काल। ये भी सवाल बनता है आचार्य शुक्ल ने किन कृतियों के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया, तो आपको 12 पुस्तकों के नाम लिखने हैं। तो इसलिए हालांकि राष्ट्र साहित्य तो महत्वपूर्ण 6 थे, 6 राष्ट्र साहित्य में हमने पढ़ लिया था। पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, हमीर रासो है ना, विसलदेव रासो है, विजयपाल रासो है। तो हमने राष्ट्र साहित्य तो 6 अलग अलग रूप में पढ़ लिया था। और अब अगला साहित्य आएगा, वो अपना आएगा अपभ्रंश साहित्य। एक बार इसको आप लिख लीजिए, अपभ्रंश साहित्य पर चर्चा करते हैं। देखो, अब हम अपभ्रंश साहित्य हेडिंग लगाइए। अपभ्रंश साहित्य भी कह सकते हैं, और अधिकांश अपभ्रंश साहित्य जैन लोगों के द्वारा लिखा गया, इसको जैन साहित्य भी कहा जा सकता है। हम साथ में लिखेंगे अपभ्रंश साहित्य, जैन साहित्य। और जैन साहित्य की परंपरा थी रास काव्य परंपरा, इसके लिए इसको रास साहित्य भी कहा जाता है। और एक दूसरी परंपरा थी फागु काव्य परंपरा, तो फागु साहित्य भी इसी के अंदर आता है। और इसके अलावा एक विशेष धर्म से संबंधित था, और इसका धार्मिक साहित्य की भी चर्चा कर सकते हैं। इन नामों से हम एक साथ लेंगे। हम रास अपभ्रंश साहित्य, क्योंकि जैन अधिकांश जैन साहित्य वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। हालांकि जैन कवियों के अलावा भी अपभ्रंश साहित्य लिखा गया है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको अधिकता बहुत ज्यादा मात्रा में जो जैन साहित्य वो अपभ्रंश में लिखा गया है, तो अपभ्रंश साहित्य काफी मात्रा में आ जाएगा, जैन साहित्य आ जाएगा। जैन साहित्य की 2 शैलियां, रास काव्य परंपरा और फागु साहित्य, तो वो भी इसी में आ जाएगा। और एक धर्म विशेष को लेकर यह साहित्य लिखा गया था, इसलिए इसको धार्मिक साहित्य का नाम भी कई जगह दिया जाता है। देखो, आदिकाल में जो चरित काव्य लिखे जाते थे वो दोहा चौपाई शैली में लिखे जाते थे, और अधिकांश चरित काव्य वो दोहा चौपाई शैली में ही लिखे गए थे। अधिकांश लिखे गए वो दोहा चौपाई शैली में ही लिखे गए। और ये जो रास काव्य परंपरा थी, ये जैन साहित्य की सबसे लोकप्रिय शैली थी। जैसे वीर गाथाओं की लोकप्रिय शैली रासो साहित्य थी, यानी पिंगल शैली थी, वैसे जैन साहित्य की लोकप्रिय शैली अपने धार्मिक रूप को आह्लादित करने के लिए वो रास काव्य परंपरा का सहारा लेते थे। और अपभ्रंश साहित्य की बात करें, अपभ्रंश में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है स्वयंभू। अपभ्रंश में पहला नाम किसका आएगा, स्वयंभू। स्वयंभू बहुत बड़ा नाम है, और बहुत बड़े सवाल इससे बनते हैं। एक लाइन का छोटा लघुतरात्मक सवाल इस स्वयंभू से बनते हैं।
700 लगभग 63 ईस्वी, सॉरी 783 ईस्वी के आसपास स्वयंभू हुए थे। और उनका जो सबसे प्रसिद्धि का पुस्तक है वो है पौंचर्यू। पौंचर्यू एक राम काव्य है। क्या है? राम काव्य। अपभ्रंश भाषा में उसको पौंचर्यू कहा गया और इसका सही अर्थ होता है राम काव्य। तो राम काव्य और अपनी भाषा को अपभ्रंश में अपनी भाषा को उन्होंने देसी भाषा भी कहा था स्वयंभू ने, कि भाई मेरी भाषा है वो देसी भाषा है। और स्वयंभू ने पौंचर्यू जो ग्रंथ लिखा, इसलिए राम काव्य को लेकर लिखा गया था। राम इस कथानक का आधार था। सबसे ज्यादा मोस्ट सवाल मान के चले आप इसको, स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू। क्यों? क्योंकि स्वयंभू ने लिखा था राम काव्य। जिस तरह से वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, वैसे ही अपभ्रंश भाषा के अंदर, अपभ्रंश साहित्य के अंदर स्वयंभू ने लिखा था पौंचर्यू, जिसका नाम था राम काव्य। इसलिए इसको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। और इसी स्वयंभू को कई विद्वानों ने जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि भी माना। यह हम कह सकते हैं ये अपभ्रंश का प्रथम कवि था। भाई अपभ्रंश का प्रथम कवि हो गया, ये भी महत्वपूर्ण लाइन। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी स्वयंभू है, अपभ्रंश का प्रथम कवि है वो भी स्वयंभू है। इसके बाद में इनका जो आविर्भाव था वो लगभग था 783 ईस्वी, 783 ईस्वी के आसपास में। और दूसरे जो बड़े विद्वान आते हैं अपभ्रंश में, वो है आपके पुष्पदंत। पुष्पदंत, एक बार इसको लिख लें आप, उसके बाद पुष्पदंत के बारे में देखते हैं। देखो, इसके बाद में नाम आएगा आपके पुष्पदंत। अपभ्रंश के दूसरे कवि हैं पुष्पदंत। इनकी एक पुस्तक का नाम है ऋणे कुमार चरी, एक है जसहर चरी, इसका दूसरा नाम मिलता है यशोधरा चरित। जसहर चरित कह सकते हैं या यशोधरा चरित कह सकते हैं। यशोधरा, यशोधरा चरित इसको कहा जाता है आपके, वो अपभ्रंश के वाल्मीकि थे और इनको कहा जाता है अपभ्रंश का वेद व्यास। अपभ्रंश का वेद व्यास तो किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहेंगे? स्वयंभू। और अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहेंगे? तो आपका नाम आएगा किसका? एक पुष्पदंत। कई जगह इनका नाम अभिमान मेरु भी मिलता है, अभिमान मेरु। और कई विद्वानों ने इनकी भाषा को भाका की जड़ भी कहा। इनकी भाषा को क्या कहा? भाका की जड़। यानी ये जो इनका ग्रंथ है, एक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है भाई, जिसका ग्रंथ का नाम है महापुराण। ये आप तीसरा ग्रंथ माने इसको, वो ग्रंथ है महापुराण। इसके अंतर्गत 63 श्लाका पुरुषों का 63 श्लाका पुरुषों का वर्णन इसमें किया गया है। 63 श्लाका पुरुषों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इसके बाद में तीसरे अपभ्रंश के सबसे बड़े कवि का नाम आता है, तो वो आप लिखें। तीसरे अपभ्रंश के कवि का नाम आता है, जल्दी तो लिखने का प्रयास करें, बहुत ज्यादा विद्वान है अपभ्रंश के। वो तीसरे सबसे बड़े कवि है धनपाल। इनकी पुस्तक का नाम है भाई भविष्यत कहा या भविष्यत कथा।
ये है अपभ्रंश के तीसरे सबसे बड़े कवि, कवि धनपाल। इनकी पुस्तक का नाम है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा ये एक धार्मिक काव्य है, और कई जगह ऐसा भी माना जाता है कि इनका उपनाम जो है धनपाल का, कई जगह आप इनका उपनाम है वो सरस्वती भी मिलता है, कई जगह उपनाम सरस्वती भी मिलता है। एक धार्मिक काव्य लिखा भविष्यत कहा, धार्मिक काव्य है, और इसकी कथा वस्तु है एक बणिये की कहानी है, वणिक की कथा। वणिक की कथा का मतलब एक बनिए की कहानी, इसमें एक बनिए की कहानी है भविष्यत कहा या भविष्यत कथा के अंदर। अब जो नाम आता है वो आता है अब्दुल रहमान। देखो ये अभी पीछे चर्चा हुई थी रासक वाले, चौथे जो कवि है वो उनका नाम आता है आपके अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो थे, यहाँ नाम लिखिए आप, चौथे कवि का नाम है अब्दुल रहमान। इनकी पुस्तक का नाम है संदेश रासक। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? संदेश रासक। अब्दुल रहमान जो है 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास हुए थे, और संदेश रासक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और ये एक विक्रमपुर के राजा थे। विक्रमपुर के राजा के एक विरहिणी की कथा है। तो ये एक तरह से विरह काव्य है, विरह काव्य। एक ये जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। अब्दुल रहमान जो थे मुस्लिम कवि थे, तो जैन धर्मेतर थे, तो जैन धर्मेतर थे अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक जो ग्रंथ लिखा था, यहाँ एक छोटा चर्चा का विषय बनता है कि रासक जो है अपभ्रंश में एक छंद होता है, अपभ्रंश में एक छंद होता है रासक, और रासक में मात्राएं होती है 21 मात्राओं का एक छंद भी होता है रासक छंद, ऐसा भी माना जाता है। इसके आधार पर इसका नाम संदेश रासक रखा गया हो। तो कहने का मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अपभ्रंश में रचित है, भाषा इसकी अपभ्रंश है, और इसका काव्य रूप है वो एक खंड काव्य। काव्य रूप है वो क्या है? ये खंड काव्य है, काव्य रूप। ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। आप जो महत्वपूर्ण 3-4 होते हैं शुरू वाले, बाकी इनके जैसे नाम आ गया, इनकी पुस्तक का इनका नाम आ गया, है ना। जैसे एक आगे विद्वान का नाम आता है, 5वें का अगर हम रहे अपभ्रंश में, तो नाम आता है राम सिंह। अब सीधा ले सकते हैं, राम सिंह है। राम सिंह ने पुस्तक लिखी थी पाहुड़ दोहा। चलो भाई, इसका इतना ध्यान रखना है ना। इसके बाद में नाम आता है जोइंदू। इनकी पुस्तक का नाम था परमात्मा प्रकाश योग सार। परमात्मा प्रकाश, या कई जगह दूसरी पुस्तक का नाम भी मिलता है योग सार। ये जो हिंदू बहुत कम से कम 20-30 के नाम मिलते हैं, है ना। जैसे आपके जिंदत सूरी का नाम आता है, मेरुतुंग का नाम आता है, प्रबंध चिंतामणि, ये भी महत्वपूर्ण है। मेरुतुंग का नाम आता है, प्रबंध चिंतामणि, ये लो एक विद्वान है मेरुतुंग। इनकी पुस्तक का नाम है प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि इसकी पुस्तक का नाम है ना। जो हिंदू परमात्मा प्रकाश योग सार, ये भी इसका नाम आता है। इसके अलावा जैसे हम बात करें हेमचंद, ये भी अपभ्रंश के महत्वपूर्ण नाम आता है हेमचंद। उन्होंने लिखा था हेमचंद शब्दानुशासन, अपने नाम से लिखा था हेमचंद शब्दानुशासन। पूरा लिखना है हेमचंद शब्दानुशासन, अपने नाम से लिखी थी हेमचंद ने एक पुस्तक, हेमचंद। और इसके अलावा कई छोटी मोटी प्राकृत, लक्ष्मीधर एक विद्वान है जिसका नाम प्राकृत पेंगलम है। तो कुल मिला के शुरुआती 2-3 का ध्यान में रखना आपको। अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत लिखी गई, है ना। देवसेन का नाम आता है श्रावक चार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। विद्वान है देवसेन, इनकी पुस्तक का नाम है श्रावक चार, ये भी अपभ्रंश में लिखी गई है देवसेन।
श्रावकचार, देवसेन श्रावकचार। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको हिंदी की प्रथम रचना माना था, इस श्रावकचार को। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि ये हिंदी की प्रथम रचना है। हिंदी की प्रथम रचना इसको माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो हिंदी की प्रथम रचना किसने कौन सी मानी, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको पूरी अलग एक ही तरह से लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे सभी को, ताकि ये हर जगह बार बार में कंफ्यूजन होने वाली चीज भी ना रहे कि भाई किसी ने प्रथम रचना किसी को मान लिया, किसी ने प्रथम कवि किसी को मान लिया। तो हमें ये विषय हमारा यही करेंगे। अब इसके बाद में जो रहेगा अपभ्रंश साहित्य के बाद में हमारा जो पठन का विषय रहेगा वो रहेगा आपके मुख्य रूप से सिद्ध साहित्य। देखो सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध हुए, उन 84 सिद्धों में से महत्वपूर्ण रचनाएं तो 14 सिद्धों ने लिखी थी, 84 की 84 सिद्धों ने रचनाएं नहीं लिखी थी, और न ही इनको इतनी अहमियत दी जाती है। कुछ तो वाणियां थी, कुछ कथाएं थी, कुछ तो कथानक रूढ़ियां थी। तो 84 में से 14 सिद्धों की रचनाएं मिलती है, और उनमें से हमें 3 या 4 महत्वपूर्ण सिद्धों की रचनाएं पढ़नी है। तो हालांकि सिद्ध संख्या में 84 थी, और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध का नाम आता है वो नाम आता है भाई सरहपाद, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में प्रथम सिद्ध का नाम आता है आपके सरहपाद, या इसका एक नाम सरहप्पा भी मिलता है। देखो सिद्धों की एक विशेषता है, उनके नाम के पीछे पा लगता है। सरहप्पा, सबरपा, चरियप्पा, कणिहप्पा, लुईपा, तो जिसके भी नाम के पीछे पा लगता है तो वो सिद्ध। अब पापा सिद्ध नहीं है, पापा के पीछे पा लगता है, पापा को छोड़ के जिसके भी नाम के पीछे पा लगता है ना वो सारे के सारे सिद्ध है। तो पहला नाम आता है सरहपाद। सरहपाद इतना महत्वपूर्ण है कि एक तो इनका समय भी महत्वपूर्ण है, इनका समय है 769 ईस्वी, और सर्वमान्य मत से इसको हिंदी का प्रथम कवि मान लिया गया, इसे हिंदी का प्रथम कवि मान, हिंदी का प्रथम कवि, सर्वमान्य मत के द्वारा सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लिया गया। सिद्धों में सबसे प्राचीन थे, ऐसी विचारधारा राहुल सांकृत्यायन की है। राहुल सांकृत्यायन ने माना कि सिद्धों में ये सबसे प्राचीन थे सरहपाद, सरहप्पा, और इनको सहजयान का प्रवर्तक भी माना जाता है। और कई जगह इनका नाम है ना सरोज वज्र भी मिलता है। सरहप्पा का एक नाम ध्यान रखिए, सरोज वज्र, इनका एक उपनाम मिलता है सरोज वज्र, और कई जगह राहुल भद्र भी इसका नाम। सरोज वज्र या राहुल भद्र भी सरहप्पा के अन्य नामों में आते हैं। और सहजयान के प्रवर्तक, ये भी एक अच्छा सवाल बनता है, सहजयान का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? सरहप्पा। देखो महायान शाखा सहजयान और वज्रयान दो भागों में बटी थी, तो उसमें से जो सहजयान थे उसको प्रवर्तकों में इसका नाम आता है ना, इसका क्या नाम है इसका, सरहप्पा या सरहपाद। इसमें अगर आप इसको रचना की बात आए कि इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो इनका ग्रंथ का नाम ये अगर पूछ लिया जाए तो इनके ग्रंथ का नाम है दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा। बस सरहप्पा में इतना ही देखना है। इसके अलावा इसके बाद के विद्वानों में देखो अगर बात करें तो सबरपा भी नाम आता है ना, डोम्बिपा भी नाम आता है, कणहप्पा भी नाम आता है, लुईपा भी नाम आता है। ये सारे जिसके नाम के पीछे पा लग रहे हैं वो सारे के सारे कौन है? सिद्ध साहित्य से संबंधित है। इसके बाद में नाथ साहित्य में ज्यादा नहीं हुए, और अंततः आपका जो आखिरी बचता है वो है अंतिम जो भी पड़ाव आता है इस साहित्य में वो आएगा आपके, एक बार इसको लिखें आप, फिर अंतिम रूप से देखते हैं इसको।
आखिरी नाम आता है, एक बिंदु है। गद्य साहित्य, गद्य साहित्य में पहली रचना का नाम है फूले माला। इसके रचनाकार है उद्योतन सूरी। फूले माला आदिकालीन साहित्य में एक गद्य रचना है, उद्योतन सूरी ने लिखी थी, और इसको गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है, क्योंकि पहली रचना आएगी तो ये गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ भी हो जाएगा। गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ। इसके बाद में एक रचना आती है राउलवेल, ये महत्वपूर्ण रचना है। राउलवेल इसके रचनाकार थे कवि रोड़ा। कवि रोड़ा, इसकी 3-4 विशेषताएं महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें सात बोलियों के शब्द मिलते हैं। एक ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब होता है ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसके अलावा ये प्रथम शिलांकित कृति है, और इसमें प्रथम बार नक्सिक परंपरा का वर्णन किया गया। ये चारों के चारों लिखने हैं। राउलवेल कवि रोड़ा, कवि रोड़ा द्वारा लिखित राउलवेल पुस्तक की विशेषताएं, 7 बोलियों के शब्द इसमें मिलेंगे। चंपू काव्य है, गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। शिलांकित कृति, सबसे पहले पत्थर की शिला के ऊपर इस रचना को लिखा गया, इसलिए शिलांकित कृति बोलते हैं। और प्रथम बार इसमें हिंदी में नक्सिक परंपरा की शुरुआत भी इसी कृति से मिलती है। ये चारों के चारों बिंदु इसके महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर नोट लगा के रखें तो इसके अंदर जो चीज मिलती है वो मिलती है अंतःपुर में रहने वाली रानियों का वर्णन। इसमें अंतःपुर में रहने वाली रानियों का वर्णन भी इसी राउलवेल कवि रोड़ा की पुस्तक राउलवेल के अंदर मिलती है। एक दामोदर शर्मा की पुस्तक का आप नाम लिखें, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इधर लिख लें इसको, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये भी एक गद्य में लिखी गई पुस्तक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उसका नाम था दामोदर कवि। दामोदर कवि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर कवि। 1 फूले माला, 2 राउलवेल, 3 उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और 4 चौथी लिखे वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की यह पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। ये गद्य साहित्य में 4 किताबों के नाम याद रखने हैं। एक तो फूले माला, उद्योतन सूरी, गद्य का प्राचीनतम नमूना, और सबसे पहले मारवाड़ी के लिए मरु भाषा का प्रयोग भी इसी में मिलता है। राउलवेल कवि रोड़ा ने लिखी थी ये, और इसके 5 मुख्य लाइनें। एक तो 7 बोलियों के शब्द मिलेंगे, चंपू काव्य, शिलांकित करती और प्रथम बार नक्सिक परंपरा का वर्णन, और इसके अंदर अंतःपुर में रहने वाले रानियों का वर्णन है। इसके बाद में दामोदर कवि ने लिखी थी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और वर्ण रत्नाकर लिखी थी ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई वर्ण रत्नाकर पुस्तक, दामोदर कवि द्वारा लिखी गई उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उद्योतन सूरी द्वारा लिखी गई फूले माला, और कवि रोड़ा द्वारा लिखी गई राउलवेल। ये इतनी किताबें आपको अच्छे से याद करनी है। आदिकालीन गद्य साहित्य को समझाइए,
तो आपके लिए ये पर्याप्त है, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।